Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss Unit 9, that is People, Development and Environment for UGC NET and JRF. We have already covered some units. Go and watch those videos for better understanding. I'll give you the link below in the description box. So now let's begin with today's questions, and the session will be bilingual. That means we are going to use both Hindi and English. So the first question of the session we have question number 41 और ये क्वेश्चन जो है 2018 जून सेशन के अंदर जो है पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। और ये जो है क्वेश्चन जो है यूनिट 9 से रिलेटेड है, डैट मीन्स पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट से। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्लाई एश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज एन इको फ्रेंडली रिसोर्सेज फॉर यूज इन। तो जो फ्लाई ऐश है, पहले समझ लेते हैं ये फ्लाई ऐश क्या होता है। जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ जलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कोल, ठीक है, कोयला को जलाते हैं तो उससे जो बाद जो हम लोग को जो मटेरियल मिलता है उसी को जो है फ्लाई ऐश यानी हम लोग राख बोलते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो है हम लोग कोयले को जलाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो जो कोयला जो है जलने के बाद हम लोग के पास मिलता है फ्लाई ऐश। तो क्या उसका यूज़ जो है किसी इको फ्रेंडली रिसोर्स को बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो वी हैव द ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन में से चूज़ करना है कि कौन से ऑप्शन में जो है हम लोग फ्लाई ऐश का यूज़ जो है कर सकते हैं, और वो भी जो है इको फ्रेंडली रिसोर्स के रूप में। ठीक है, इको फ्रेंडली का मतलब हो गया एनवायरनमेंट को वो पॉजिटिव वे में अफेक्ट करता हो, नेगेटिव वे में अफेक्ट नहीं करता हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एग्रीकल्चर एज माइक्रो न्यूट्रिशंस, यानी हम लोग खेत में जो है उस राख को यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है क्या हो, मिट्टी में कुछ न्यूट्रिशन जो है बढ़ सके। फिर दिया हुआ बी नंबर वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, यानी जो लैंड जो है बर्बाद हो चुका है, बंजर हो चुका है, उसमें जो हम लोग फ्लाई ऐश मिला देंगे तो उसका डेवलपमेंट कुछ हो सकता है। सी नंबर दिया हुआ है डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स, डैम में या फिर पानी को रोकने के लिए उसका स्ट्रक्चर बनाने में हम लोग कर सकते हैं फ्लाई ऐश का। और डी नंबर दिया हुआ है ब्रिक्स इंडस्ट्री, यानी ईंट वगैरह बनाने में जो हम लोग इस फ्लाई ऐश का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करना है कि हम लोग को चूज़ करना है, ऊपर जितना भी सारा दिया गया है ऑप्शन ए बी सी डी, उसमें से हम लोग चूज़ करना है कि कौन सा जो है इसके अंदर करेक्ट कोड सही है। तो पहला नंबर दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए कि ए बी डी ये तीन जो है ये करेक्ट है। फिर दिया हुआ बी सी डी ये तीन करेक्ट है। सी नंबर दिया हुआ है ए सी डी, क्या ये तीनों करेक्ट है। या फिर दिया हुआ है फोर्थ नंबर ए बी सी डी, यानी चारों जो है क्या है इसके अंदर करेक्ट है। तो ये चारों ऑप्शन जो है ये करेक्ट है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि हम लोग खेत में भी यूज़ कर सकते हैं फ्लाई ऐश का यूज़, जिससे क्या मिट्टी का न्यूट्रिशन बढ़ सकता है। जो वेस्ट लैंड जो बंजर हो चुका है ज़मीन, उसमें भी हम लोग फ्लाई ऐश का यूज़ कर सकते हैं। डैम बनाने के लिए भी कर सकते हैं, वाटर होल्डिंग यानी उसको रोकने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ ब्रिक इंडस्ट्री में तो करते ही हैं, ईंट बनाने में। एक हम लोग नाम सुने होंगे फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ये जो है ब्रिक्स में भी जो है फ्लाई ऐश का यूज़ करते हैं जो बहुत ही मजबूत होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी आर करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 42, और इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हैज़ नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड। तो वो कौन सा जो है नेचुरल डिजास्टर है इन सारे ऑप्शन में से जिनका ना ही जो है कोई शुरुआत होता है और ना ही उसका अंत होता है, ठीक है, ना ही उसका डेफिनेट कोई बिगिनिंग है ना ही उसका डेफिनेट एंड है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है अर्थक्वेक यानी भूकंप, ठीक है। बी नंबर वी हैव लैंडस्लाइड्स, सी नंबर दिया हुआ है हैरिकेन्स, एंड डी दिया हुआ है ड्रॉट। सो अगर ऑप्शन को अच्छे से देखें तो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो अर्थक्वेक होता है तो उसका बिगनिंग भी होता है और एंडिंग भी होता है, तो अर्थक्वेक तो नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो लैंडस्लाइड ये किसी प्रॉपर एरिया में ही होता है, और लैंडस्लाइड का जो है बिगनिंग होता है और एंड भी होता है, हमेशा नहीं होता है कि ये हमेशा लैंडस्लाइड होते रहे। सी नंबर दिया हुआ है हैरिकेन्स, और हैरिकेन्स को जो हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं साइक्लोन, और ये साइक्लोन जो है कुछ इस फॉर्म में रहता है, यानी इसको बवंडर बोलते हैं। तो इसका बिगनिंग भी होता है और एंडिंग भी होता है, तो हैरिकेन्स भी जो है इस ऑप्शन में नहीं हो पाएगा। तो डी नंबर जो है ड्रॉट जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ड्रॉट का जो है ना ही ये कोई इसका प्रॉपर टाइमिंग नहीं होता है कि ये कितना दिन तक रहेगा, यानी क्योंकि ड्रॉट का जो है कोई डेफिनेट जो है टाइम नहीं होता है। ड्रॉट जो है एक
वीक भी ले सकता है, एक मंथ भी ले सकता है, एक ईयर भी ले सकता है, और इवन जो है इन लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कोई जो है डेफिनेट टाइमिंग नहीं होता है, इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ड्रॉट यानी बंजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, और ये जो है एजर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले एजर्शन देख लेंगे क्या कह रहा है, उसके बाद देखेंगे कि जो रीजन है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं। तो एजर्शन देख लेते हैं। एजर्शन कह रहा है कि इंडोर एयर पोल्यूशन इज़ अ सीरियस हैज़र्ड। तो जो इंडोर एयर पोल्यूशन होता है, या फिर हम लोग फैक्ट्री ले सकते हैं इंडोर के अंदर, कि फैक्ट्री के अंदर जो एयर पोल्यूशन होता है, या फिर घर के अंदर जो एयर पोल्यूशन होता है, या फिर बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो होता है उसके अंदर जो एयर पोल्यूशन होता है, तो वो जो है एक सीरियस हैज़र्ड के कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और रीज़न दिया हुआ बिकॉज द डिस्पोजल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इज़ रैदर लिमिटेड इन इंडोर इन्वायरमेंट। क्योंकि जो एयर पोल्यूटेंट घर के अंदर फैलता है या फिर इंडोर के अंदर फैलता है, तो उसका डिस्पोजल जो होता है, फैलाव होता है, वो लिमिटेड अमाउंट में जो है घर के अंदर ही रह जाता है, यानी उसी घर के अंदर फैल के रह जाता है, यानी बाहर नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पे जो है एजर्शन जो है वो तो करेक्ट है हमारा, क्योंकि इंडोर जो है एयर पोल्यूशन वो बहुत ही सीरियस हैज़ार्ड है, करेक्ट है। और रीज़न भी जो है करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि जो डिस्पोजल होता है, फैलाव होता है एयर पोल्यूटेंट का, वो लिमिटेड अमाउंट में ही जो है फैल के रह जाता है, यानी इंडोर ही फैल के रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये रीज़न जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो एजर्शन के लिए आ गया है, डिफाइन भी कर रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर रहा है। तो इसलिए जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए। बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर, यानी दैट मीन्स रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो अगर बात करें कि इंडोर एयर पोल्यूशन के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, तो पेंट आ सकता है, यानी घर के अंदर जो पेंट करते हैं वो जो है पोल्यूशन फैला सकता है। जो घर के अंदर परफ्यूम यूज़ करते हैं, परफ्यूम स्प्रे हो गया, या फिर स्मोक हो गया, स्मोकिंग जो करते हैं, स्मोकिंग टोबैको यूज़ करना, ठीक है, या फिर जो अगरबत्ती इंसेंस स्टिक जो है यूज़ करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसका जो है पोल्यूशन जो है घर के अंदर क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट में रह जाता है। तो इसलिए जो है इंडोर एयर पोल्यूशन जो है क्या है, एक सीरियस हैज़ार्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द पावर जनरेशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो है पावर जनरेशन के लिए कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया गया है, अलग अलग सोर्स दिए गए हैं, और उन सोर्स में से बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है किससे जो है पावर जनरेशन क्रिएट किया जा रहा है, और सबसे कम जो है किससे, यानी हम लोग को इसको अरेंज करना है किस फॉर्म में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे ज़्यादा किस में होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे कम। तो सोर्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहला सोर्स दिया हुआ है यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद दिया हुआ है कि लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, देन वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी, और लास्ट दिया हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है किससे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है आज के ज़माने में भी जो है अभी भी इंडिया में कोल से जो है बहुत ज़्यादा जो है पावर जनरेट किया जा रहा है। तो कोल से जो है पावर जनरेट हो रहा है, डैट मीन्स वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर सबसे ज़्यादा जो आएगा वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट आएगा। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है एलिमिनेट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी भी जो है एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन बचा, तो दो ऑप्शन में जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है सबसे ज़्यादा है इसमें, और इसमें भी जो है बी में भी ज़्यादा दिया हुआ है। और अगर सबसे कम बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी दोनों में दिया हुआ है, तो सबसे कम न्यूक्लियर एनर्जी है और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तो अब इस दो ऑप्शन में से कौन सा होने वाला है, तो अगर बात करें कि रिन्यूएबल और हाइड्रो पावर से दोनों में से सबसे ज़्यादा किस में है, तो अभी भी जो है 175 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल सोर्स से जो है यूज़ किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अब देख लेते हैं कि पहला नंबर पे आ जाएगा थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद जो है रिन्यूएबल सोर्सेस, फिर उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे आ जाएगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए रिन्यूएबल के अंदर जो है बहुत सारे हैं, इसमें जो है सोलर सिस्टम भी है, सोलर से जो है हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, विंड से क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सब जो है इसके अंदर आ जा रहा है। उसके बाद जो है बायोमास भी है इसमें, तो ये सब जो है प्रोजेक्ट जो है इसमें दिया गया है सोलर के अंदर, इसलिए जो है ये सेकंड पोजीशन पे है। पहला नंबर पे थर्मल आ गया,
उसके बाद जो है रिन्यूएबल आ गया, थर्ड पे जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ गया और फोर्थ पे न्यूक्लियर। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 45 और कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, और किसके टर्म में बताना है, तो इन रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी सरफेस वाटर में जो है, रिवर्स में जो है सबसे ज़्यादा जो है पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन किस सोर्स से होता है। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी वैसे इंडस्ट्री जिनको जो है प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, गाइडलाइंस नहीं दिया गया है, क्या वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं रिवर्स के अंदर। बी नंबर दिया हुआ है अनट्रीटेड सीवेज, जितने भी सारे फैक्ट्री है, बड़े बड़े फैक्ट्री, तो उनसे जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है बिना ट्रीटमेंट के ही जो है उसको पानी में जो है फ्लो कर देते हैं, तो वो जो है अनट्रीटेड सीवेज आ जाता है उसके अंदर। फिर अगर सी नंबर देखें एग्रीकल्चरल रन ऑफ, तो वैसे किसान जो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, तो अगर जो है एरीगेशन होता है तो एरीगेशन के माध्यम से जो क्या होता है कि वो जो है फ्लो होकर नदी में चले जाते हैं, उसी टर्म को बोलते हैं एग्रीकल्चरल रन ऑफ। और डी नंबर दिया हुआ है थर्मल पावर प्लांट। तो ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ये जो है एक बार और क्वेश्चन पूछ लिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, 2016 में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वहाँ पे जो है डिटेल्स में इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है, अब वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अनट्रीटेड सीवेज। तो जितने भी सारे बड़े बड़े फैक्ट्री हैं तो वहाँ से जो भी केमिकल्स निकलता है अनट्रीटेड, तो वो जो है वाटर में जो है फ्लो कर दिया, जिसके कारण जो है क्या होता है रिवर्स जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनट्रीटेड सीवेज। सो अब जो है यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं दिसंबर 2018 के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट 9 के अंदर, वो शुरू हो रहा है। और ये जो है 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर के अंदर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर फॉर्मली नोन एज, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो यूएन के द्वारा लिया गया है ये मीटिंग में, तो वहाँ से जो है ये जो गोल्स है टोटल 17 गोल्स है उसको अचीवमेंट करने की बात की गई है। और ये जो है इसका एक फॉर्मली, यानी फॉर्मल जो है इसको किस नाम से जो है जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इसको अचीवमेंट करना है 2000, क्योंकि ये जो है पिछले हम लोग 2016 में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर भी जो है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आप थोड़ा बहुत देखेंगे तो रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा, यानी हमारे वर्ल्ड को चेंज करना है, और कब तक, 2030 तक। फिर दिया हुआ बी नंबर सस्टेनेबल लिविंग फॉर ऑल 2022 एजेंडा। सी नंबर वी हैव लाइफ ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल 2022 एजेंडा। और डी नंबर दिया हुआ है वन प्लानेट वन पीपुल 2030 एजेंडा। तो यहाँ से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं दो ऑप्शन को, क्योंकि ये जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो यूएन के द्वारा 2030 तक जो है पूरा करने की बात हुई है। तो यहाँ से हम लोग बी नंबर एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ है 2022, ठीक है। फिर यहाँ से देख लेते हैं ये भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, 2022 दिया हुआ है। अब जो है दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी नंबर भी जो है ये नहीं है, क्योंकि वन प्लानेट और वन पीपल जो है ये एजेंडा इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो है फॉर्मल नेम है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, और इसमें कह रहा है कि एन अर्थक्वेक of a magnitude in range of 6.0 to 6.9 on the Richter scale is considered as। तो अगर जो है अर्थक्वेक आता है और जिसका मैग्नीट्यूड जो है रिएक्टर स्केल पे 6 से लेकर 6.9 के बीच में अगर है, तो उसको जो है किस तरह का अर्थक्वेक माना जाता है। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है मॉडरेट लेवल का है, बी है स्ट्रॉन्ग, सी नंबर दिया हुआ है मेजर, और डी नंबर दिया हुआ है ग्रेट। तो अगर जो है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6 से लेकर 6.9 के बीच में अगर आता है तो उसको स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर रखा गया है, ठीक है। अर्थक्वेक जो है अगर 6 से 6.9 के बीच में आ रहा है रिएक्टर स्केल पे उसका मैग्नीट्यूड, तो वो जो है किस कैटेगरी में है, वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में है। पर जो है सारे रेंज जो है हम लोग कवर कर लेते हैं अर्थक्वेक का कि कौन से रेंज में जो है किस कैटेगरी में वो लाई करता है।
चलिए, सो एज यू कैन सी, अगर जो है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 2.5 से लेकर 5.4 के बीच में अगर रहता है, लाई कर रहा है, तो उसको जो है वीक कैटेगरी के अंदर डालते हैं। और ये जो है हमेशा जो है फेल कर सकते हैं, छोटा छोटा हमेशा जो है अर्थक्वेक आते रहता है, और ये माइनर डैमेज करता है, बहुत कम। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर, 5.5 से लेकर 6 के बीच में अगर आता है तो इसको मॉडरेट के अंदर डाला गया है, ठीक है, मॉडरेट के अंदर है। तो इससे क्या होता है, हल्का फुल्का जो है बिल्डिंग में डैमेजेस और फ्रैक्चर जो है क्रैकेज आ सकते हैं। थर्ड दिया हुआ है 6.1 से लेकर 6.9 तक, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग के अंदर आ जाता है, ये जो है स्ट्रॉन्ग के अंदर कैटेगरी के अंदर आ जाता है, और ये जो है प्रॉपर्टी डैमेज कर सकता है, ठीक है, इससे प्रॉपर्टी डैमेज भी होता है और लाइफ भी डैमेज होता है। और सबसे लास्ट देख लेते हैं 7 से लेकर 7.9 तक, अगर इस बीच में आ रहा है तो ये जो है बहुत ही डिजास्ट्रस हो सकता है, यानी इससे जो है डिजास्ट्रस, ठीक है, डिजास्टर्स के रूप में ये फॉर्म ले सकता है, यानी ये सबसे वेरी स्ट्रॉन्ग के अंदर आ जाता है। तो ये जो है मेजर अर्थक्वेक होता है और ये सीरियसली जो है डैमेज करता है। तो ये जो है सारे जो है इसके रेंज हैं, ठीक है। अब एक बार देख लेंगे थॉरली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 43, और इसमें कह रहा है फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ डेंस स्मॉग इन विंटर सीजन इन द नेशनल कैपिटल रीजन, दैट मीन्स एनसीआर, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, यानी जो एनसीआर रीजन है, दिल्ली के आसपास का जो रीजन है उसको एनसीआर बोलते हैं। और उसमें जो है विंटर मौसम के अंदर, यानी सर्दी के मौसम में क्या होता है कि जो स्मॉग होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस हो जाता है, घना हो जाता है। तो ज़्यादातर जो है ये डेंस होने का पीछे जो है कारण क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या कारण दिया हुआ है। तो पहला नंबर दिया हुआ है स्टबल बर्निंग। स्टेबल बर्निंग क्या होता है कि जो भी दिल्ली के आसपास के इलाके होते हैं, आसपास का एनसीआर का रीजन होता है, जैसे पंजाब हो गया, इधर यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, तो यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं क्या होता है कि वो लोग जब खेती करते हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद, यानी कटाई के बाद जो है जो खेत में जो है वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जैसे पुआल वगैरह होता है, वो उसको क्या करते हैं, वो उसी में जो है जला देते हैं, आग लगा देते हैं। तो उसी को बोलते हैं स्टबल बर्निंग, ठीक है, यानी वो पुआल में ही आग लगा देना, उसको कहते हैं स्टबल बर्निंग। सेकेंड ऑप्शन भी है बायोमास बर्निंग इन द रूरल हाउस होल्ड। तो दिल्ली के एनसीआर रीजन में जो है, जो अगर गांव के इलाके होते हैं वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो खाना वगैरह पकाना रहता है तो वो बायोमास का यूज़ करते हैं। बायोमास के अंदर आ गया जैसे लकड़ी हो गया, कोयला वगैरह, वो सब जलाते हैं, तो वो जो है बायोमास के अंदर आ गया। सेकेंड नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, गाड़ी वगैरह व्हीकल से जो है जो भी धुआं वगैरह निकलता है तो क्या उससे भी जो है ये स्मोक जो है बढ़ने का खतरा होता है। एंड फोर्थ नंबर दिया हुआ है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द पोल्यूटेंट्स। तो जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, एयर पोल्यूटेंट हो गया या फिर वाटर पोल्यूटेंट जो भी ले लेते हैं, तो मेनली जो है यहाँ पे वाटर एयर पोल्यूटेंट के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसके जो है बाहर निकलने का, यानी एस्केप होने का जो है जो रेंज होता है वो खत्म हो जाता है, यानी बाहर नहीं निकल पाता है दिल्ली एनसीआर रीजन से। तो ये भी कारण हो सकता है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे कोड। नाउ अब हम लोग को क्या करना है कि करेक्ट आंसर चूज करना है यहाँ से कि कौन कौन से कोड जो है इसमें सही हैं। चलिए पहला नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर दिया हुआ है कि 1 और 3 जो है सिर्फ करेक्ट है। फिर बी नंबर दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है करेक्ट दिया हुआ है। सी नंबर वी हैव फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। और डी में दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ऑल दिया हुआ है, यानी 4 नंबर में ऑल दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टबल बर्निंग भी जो है रीज़न करेक्ट है। जो बायोमास है रूरल हाउस होल्ड में ये भी करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये भी करेक्ट है। और जो 4th नंबर दिया हुआ है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स, ये भी जो है करेक्ट है। डैट मीन्स इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3, 4 जो है ये सारा जो है क्या है, सही है। इसके कारण जो है दिल्ली में एनसीआर रीजन में जो है जो स्मोक होता है वो डेंस हो जाता है विंटर के मौसम में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, कह रहा है कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डैट मीन्स MSW कंप्राइजेज ऑफ, कह रहा है यहाँ पे कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके अंदर जो है कौन कौन सारे एक्टिविटी जो है आ जाते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है हाउस होल्ड वेस्टेज, और बी नंबर दिया हुआ है सैनिटेशन रेसिड्यू। थर्ड वी हैव वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट, एंड फोर्थ दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डैब्रिस। तो ये सब जो है एक्टिविटीज़ दिया हुआ है और इसमें से हम लोग को चूज़ करना है करेक्ट आंसर, यानी कौन कौन से कोड जो है इसके अंदर जो है करेक्ट है ये सारे। तो पहला नंबर दिया हुआ है कि फोर्थ, सेकेंड, थर्ड जो है करेक्ट है। और बी नंबर दिया हुआ है फर्स्ट और थर्ड ओनली, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही दिया हुआ है। सी नंबर है कि पहला, तीसरा और फोर्थ, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है दिया हुआ है ये करेक्ट है। और लास्ट में दिया हुआ है डी नंबर में कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यानी ऑल,
4th नंबर में दिया हुआ है ऑल, ये सब जो है सारे करेक्ट हैं। तो जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है इसके अंदर हाउस होल्ड वेस्ट भी आ जाते हैं, सैनिटेशन का कभी काम आ जाता है, जो रोड पे जो है स्ट्रीट गली वगैरह का जो भी वेस्ट होता है उसका भी काम है, एंड देन कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन डेब्रिस ये भी जो है इसके अंदर आ जाता है, इंक्लूड करता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है ये सारे जो है करेक्ट हैं। सो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और कह रहा है इसमें कि एज पर द इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर एक्सप्लोटिंग रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी सोर्सेज द परसेंटेज शेयर ऑफ सोलर एंड विंड, दो चीज़ का दिया हुआ है, एक तो सोलर दिया हुआ है, दूसरा विंड दिया हुआ है, इन द टोटल पावर जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय द 2022 विल बी अबाउट व्हाट परसेंट। तो हम लोग को करना क्या है कि इसमें दे रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है टारगेट रखा है किस चीज़ का, तो पावर जनरेशन का, पावर जनरेट करने का जो है उसका टारगेट रखा हुआ है। तो इसमें जो है पावर जो जनरेट करना है वो रिन्यूएबल सोर्स से करना है। रिन्यूएबल सोर्स का मतलब हो गया जैसे सोलार से, सोलार हो गया, विंड हो गया, फिर उसके बाद बायोमास हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, तो ये सब जो है रिन्यूएबल सोर्स के अंदर आते हैं। तो उसके अंदर हम लोग से पूछ रहा है कि जो सरकार ने जो टारगेट रखा है उसका जो है सोलार से और विंड से, इस दोनों से जो है कितना परसेंट जो है टोटल का बन रहा है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी 2016 में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो टोटल जो है 175 गीगावाट जो है ये बनाने का टारगेट रखा गया है 2022 तक, यानी ये टोटल जो है 175 गीगावाट है, जिसमें से 100 जो है बनाना है, 100 गीगावाट जो है इसको बनाना है सोलार से, फिर उसके बाद देना है कि 60 गीगावाट जो है 60 गीगावाट ये बनाना है आपको विंड से। ठीक है, तो और उसके बाद दिया हुआ था कि 10 गीगावाट, एक बार फ्रेश कर लेते हैं इसको अच्छे से। तो सरकार का जो है टारगेट है 175 गीगावाट पूरा टोटल, ये टोटल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये टोटल है जिसमें से हम लोग को करना है सोलार से, सोलार से जो है 100 गीगावाट, फिर उसके बाद जो है विंड से करना है 60 गीगावाट, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रो बायोमास ले लेते हैं, बायोमास से जो है 10 गीगावाट करना है, और साथ ही साथ उसके बाद जो है एक और है जो स्मॉल हाइड्रो से जो है करना है वो 5 गीगावाट है। तो टोटल जो है कितना हो गया 100, 60, 10 और 5, यानी ये 175 हो गया। तो हम लोग को करना क्या है, परसेंटेज कैसे निकालना है, एक तो सोलार का और एक जो है विंड का, यानी सोलर और विंड जो है टोटल मिलके हो जाता है 160, यानी ये 100 और प्लस 60, तो ये हो गया 160 गीगावाट हो गया दोनों से मिलके, यानी सोलार से और प्लस विंड से, और टोटल कितना परसेंट टारगेट है तो 175। तो हम लोग को अगर परसेंट के अंदर निकालते हैं इसको 160 डिवाइड बाई 170 इंटू 100, तो इसका अप्रोक्स परसेंटेज जो होगा वो होगा 91.43%, यानी सोलार और विंड दोनों मिल के जो है ये कितने परसेंट शेयर कवर कर रहे हैं, तो 91.43%। डैट मीन्स ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हमने जो है 2022 में जो है JRF और नीट का जो है टारगेट रखा है, और जो भी बच्चे जो है नीट और JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जो है इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि जो है आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट का जो है बेनिफिट ले पाएँ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।